चलिए, बस 1 सेकंड रुक जाइए। हुँ, ओके, चलिए, आवाज़ ठीक है। अब एक और चीज़ बता दूँ, देखिए जो लाइव जाता है ना, वहाँ पे थोड़ा-सा डिले होता है। मैं बोलता हूँ, उसके कुछ देर बाद आपको पहुँचता है, ठीक है? तो आप जब भी कमेंट करते हैं, तो वो होता क्या है कि आगे-पीछे हो जाता है। तो जैसे कल एक आए थे भाई साहब क्या मतलब स्टूडेंट, ऑब्वियस बात है भाई साहब क्यों कह रहा हूँ, स्टूडेंट। तो उनसे जो बातचीत हुई वो अलग बात है। वो बातचीत में ही था कि क्लासेस का क्या है। तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ क्लासेस क्या है। ऐसे मैंने और बार क्लासेस क्लियर किए क्या है। क्लासेस सिंपली हमारा चैनल बनाया गया था इस सिद्धांत पे कि हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, नो डाउट। हमने उस सिद्धांत से कोई भी समझौता नहीं किया है, ठीक है। आपको पासिंग मार्क्स जो कहा जाए, पासिंग मार्क्स तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट और वैसा बातें पढ़ाते हैं। आप चाहें तो पास कर सकते हैं, आपको कोई भी क्लास एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कुछ चैप्टर खुद से पढ़ के, जैसे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन हुआ या फिर मर्जर एक्विजिशन या म्यूचुअल फंड, ऑब्वियस सी बात है मोर देन 50-60 मार्क्स आपको यहाँ ऐसे भी पढ़ा दिया गया है। कैसे? अभी तो सर फॉरेस्ट खत्म किया है हमने, ठीक है। पोर्टफोलियो हम लोग पढ़ा रहे हैं और डेरिवेटिव खत्म हो चुका है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है सो है। उसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ये हमारा बेसिक फोकस था इस सब्जेक्ट के अंदर। ये हम लोग आपको कंप्लीटली पढ़ाएंगे यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है बुक से। अब अगर इसके आगे आपको इच्छा हो हमारे साथ कंटिन्यू करने का, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो आपका फिजिकल बैच है, आप चाहें तो वहाँ आ सकते हैं। ज़्यादा बच्चे हम ऐसे भी रहते नहीं, हमारे पास ना उतना स्पेस है, ऑब्वियस सा बात है। फिजिकल बैच लेकिन आपका ऑब्वियस सा बात है, जहाँ मेरा घर है मैं वहीं पढ़ाता हूँ, ओके। और दूसरा है कि आप जूम क्लासेस ले सकते हैं, मतलब जो जूम मीटिंग वाली होती है। अभी हमने कभी इस पर रन नहीं किया है, बट अगर एक भी बच्चा रहा उसके लिए तो हम इस पर रन करेंगे। जूम क्लासेस में हमने सिंपली रखा है कि हमारा 999 पर मंथ रहेगा। अगर कोई ज्वाइन करता है तो, नहीं करता है तो ठीक है, ज्वाइन करता है तो 999 पर मंथ। अब ऐसा बात है आपका एग्ज़ाम 3 महीने में होता है, ठीक है। तो मुश्किल से मुश्किल 2 से ढाई महीने में अपना ये एफ खत्म हो जाता है। 2 से ढाई महीने में एफ फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो 2,000 2,500 रुपये जो आपको लगेगा, लग सकता है, अगर आपको आगे हमारे साथ कंटिन्यू करना हो तो। नहीं तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन तक हम लोग पढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म रख रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो के, तो वहाँ एक गूगल फॉर्म है। आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे आप चुन सकते हैं। ऊपर से वो गूगल फॉर्म भी है और फीडबैक फॉर्म भी है। अगर आप चाहें तो आप फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ सर ये खराब है या ये अच्छा है, सर ऐसा कुछ करिए, ठीक है। या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं सजेशन। तो ये तो खैर बात हुई कि क्लासेस कैसी है, ठीक है, कैसे पढ़ाएंगे हम लोग। दूसरी, हमने जीएसटी लगभग लगभग आपका टोटली पढ़ा चुका है। चांसेस कम ही है कि उसके ऊपर कुछ और वीडियो में बनाऊंगा। तो जीएसटी आप मान सकते हैं मोर देन 80 मार्क्स हम लोगों ने पढ़ा चुका है, 70 to 80 मार्क्स हम लोगों ने आपको जीएसटी पढ़ा चुका है, ठीक है।
उसके बाद आपकी आती है डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हम लोगों ने पोस्टपोन कर रखा है। कारण सिंपल है, क्योंकि एक्ट में चेंज आने वाला है, इनकम टैक्स बिल नया वाला आया हुआ है, तो एक्ट किधर जाएगा, क्या होगा, उस हिसाब से देखते हुए अगर नया एक्ट आया तो मैं सिंपली कहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा इनकम टैक्स आपका लाइव ही जाए। ठीक है, लाइव ही जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी इनकम टैक्स के लिए। ठीक है, कोशिश, मैंने प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं ऑब्वियस सा बात है, कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा इनकम टैक्स लाइव जाए। जहाँ तक बात रही एफआर की, तो एफआर भी हम लोग जूम क्लासेस में प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं। ठीक है, बाकी हम लोग चाहेंगे कि एफआर का भी आपको ट्रायल वर्जन फॉर द गॉड सेक कंसोलिडेशन और कॉम्बिनेशन मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन ये दो चैप्टर है जो हम लोग लाइव पढ़ेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन खत्म होने के बाद। होता क्या है कि समय नहीं मिल पाता, काम रहते हैं, ऑब्वियस सा बात है, सुबह साहब, तो काम के समय निकाल पाना, टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे भी अपना फाइनल में बस 4 चैप्टर है, तो ये 4 सब्जेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एफआर, एएफएम, और क्या, ऑडिट। ऑडिट के सिंपली मैं कहता हूँ रीड मारो, काम खत्म करो, एग्जाम देके आओ, पासिंग मार्क्स आ जाता है। और एक है ओपन बुक, तो ओपन बुक तो आपका डिपेंड करता है आपका बाकी पेपर कैसा है तैयार, समझ गए। चलिए, ये सारी हो गई कहानियाँ और बातें क्लास के बारे में। अच्छा लगा, आप लोग को अच्छा लग रहा है क्लास, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने लेक्चर पे। तो हम लोगों ने कल का कहानी याद है, ब्रिज। ठीक है सर, ब्रिज बन गया, कौन था ब्रिज, बीटा। ठीक है, बीटा ने बनाया क्या, ब्रिज। कौन सा ब्रिज बनाया उसने, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। और ये ब्रिज बनते ही हम पहुंच गए कहाँ, सार भाई साहब के पास, पुल चढ़ गए आगे सार भाई साहब के यहाँ। और सार भाई साहब ने कुछ कुछ फार्मूला दिया। क्या दिया उन्होंने, कोवेरियंस के लिए फार्मूला दिया, दो सिक्योरिटी के बीच बीटा ए बीटा बी इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। अब ये जो बीटा ए बीटा बी और वेरियंस ऑफ मार्केट है, कोवेरियंस का फार्मूला दो सिक्योरिटी के बीच, तो फार्मूला आप ध्यान से देखोगे तो इसी फार्मूला का डिराइव्ड वर्जन है। पूछोगे कैसे, और देखो इसी फार्मूला का डिराइव्ड वर्जन है। आ जाओ, बीटा का फार्मूला क्या था, एक सिक्योरिटी का अगर बीटा निकालना हो तो फार्मूला क्या था, ये था। अब ये सिक्योरिटी का बीटा है और वैसा बात है, बीटा है। अब अगर मैं कहूं कि मार्केट का बीटा कितना होता है, बीटा एम 1 होता है, तो अगर हम दोनों साइड बीटा एम से मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान देना, तो अब क्या होगा, सर क्लियरली दिख रहा, दो साइड बीटा एम से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो बीटा एम कट जाएगा, काटना नहीं है, वैसा बात है, क्या होगा बताओ, काट दिया हमने, सर बीटा एम का वैल्यू तो 1 था, अभी आपने बताया, तो हम इस साइड कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बीटा ए बीटा एम इक्वल्स टू कोवेरियंस ए एम वाई वेरियंस ऑफ मार्केट। बीटा एम तो 1 ही था, 10 to 1, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बीटा ए बीटा एम इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट इक्वल टू कोवेरियंस ए एम, देखा, यही तो कोवेरियंस का फार्मूला शार्प ने दिया, कहाँ से निकाला शार्प ने। अब इसी में बस हल्का सा हम लोग अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे और बोल देंगे कि अगर दो सिक्योरिटी का बात हो तो बीटा एम की जगह दूसरे सिक्योरिटी का बीटा आ जाएगा, और वेरियंस ऑफ मार्केट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो को वेरियंस ए भी मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है,
अगर एग्जाम में कभी इस फॉर्मूले का काम पड़े तो कैसे याद रखोगे? सर ये बीटा वाले फॉर्मूला से ही डिराइव किया गया है, बीटा वाले फॉर्मूला पे ही डिपेंडेंट है, समझ गए? बीटा वाले फॉर्मूला पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। याद रखने के लिए, याद रखने के लिए आपको बताया गया कैसे आप लोग, ठीक है, याद रख सकते हैं। तो बस हमने इस तरह से याद रखा है इसको, कैसे? बीटा वाले फॉर्मूला के थ्रू ही याद रखा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलता है करेक्टरिस्टिक्स लाइन ऑफ फॉर स्टॉक ए। सर स्टॉक ए का रिटर्न दिया गया है, डाटा हिस्टोरिकल है, ऑब्वियस सा बात है। सर मार्केट का रिटर्न दिया गया है, डाटा हिस्टोरिकल है। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स लाइन की बात करें तो एक फार्मूला देता है। वो फार्मूला क्या देता है? वो बोलता है ए बार मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा आर एम, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। इसको आपके बुक में लिखा गया है बाई बार इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स बार। कुछ नहीं है, वो कहना चाह रहा है आर एम को यहाँ एक्स बार बोल रहा है और ए बार को यहाँ बाई बार बोल रहा है, समझ में आया? तो करेक्टरिस्टिक्स लाइन कुछ नहीं है, वो बेसिकली सिंपली कहना चाह रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा आर एम। अब ये क्या है तो समझिए, हमें अपने सिक्योरिटी से कम कितना रिटर्न चाहिए होगा। तो हम बोलेंगे हमें एक कांस्टेंट अल्फा, हमें पता नहीं क्या है, वो तो चाहिए ही चाहिए, प्लस मेरा बीटा ये है और मार्केट का रिटर्न अगर ये है तो कम से कम ये भी चाहिए। नहीं समझे? अगर हम बोले अल्फा 1% है, ठीक है, बीटा 2 है और मार्केट का रिटर्न 10% है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें सिक्योरिटी से कम 21% चाहिए। बस यही है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, ठीक है। तो जब भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ड्रॉ होता है सिंपली इस टर्म में कि ए बार इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा आर एम। अब यहाँ पे दो जो है मिसिंग है, आर एम तो मिल जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, अल्फा मिसिंग है, बीटा मिसिंग है और आर एम का कोई डाटा दिया गया निकाल लेंगे, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू क्या होगा और आर एम का वैल्यू क्या होगा, यही हमको निकालना है। और ए बार का वैल्यू हमको पता है, ए बार का वैल्यू हमको पता है, आर एम का वैल्यू हमको पता है, बीटा हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? बीटा का फॉर्मूला क्या था, याद है ना? बीटा का फॉर्मूला क्या था? कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी ए विथ मार्केट बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। तो इससे तो हमको बीटा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बीटा निकल गया, सर बीटा पता है, आर एम पता है, ए बार पता है, तो अल्फा भी मिल जाएगा। अगर अल्फा और बीटा दोनों मिल गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन को जब लिखना होता है एग्जाम के तौर पे, तो हम लोग बस ये लिखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन इज गिवन बाय, मतलब वो करेक्टर बता रहा है किसका, सिक्योरिटी ए का, अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं 1% निकला होगा, ठीक है, प्लस बीटा का वैल्यू मान लेते हैं 2 निकला होगा, इंटू आर एम, ठीक। आर एम का वैल्यू भी डाल सकते हैं पर कोई दिक्कत नहीं, इंटू आर एम लिखते हैं, ठीक है। मतलब आर एम में जब भी चेंज आएगा तो अपने आप ए बार में चेंजिंग हो जाएगा, तो जितना जितना आर एम में चेंज आएगा ए बार में उतना उतना चेंजिंग होता जाएगा, समझ में आया? तो ये एक तरीका है क्या, करेक्टर बताने का उस सर्टेन सिक्योरिटी के रिटर्न का, कि आरएम में कितना चेंज होगा तो कम से कम इसमें कितना चेंज होना चाहिए, समझ गए? आओ देखो सॉल्व करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए तो चाहिए होगा हमको, तो निकाल लेते हैं। ए बार इक्वल्स टू 12 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 10, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, चलिए आइए। तो 12
प्लस 15 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 10 माइनस 12 भागे कितना है 600। तो ये 6.33% आया। कितना आया 6.33%। कोई दिक्कत? चलिए आर एम बार भी निकाल लेते हैं कितना होगा। सर 8 प्लस 12 प्लस 11 माइनस 4 प्लस 9.5 माइनस 2 भागे 6 5.75। समझ गया? अब क्योंकि हमको बीटा चाहिए तो बीटा कैसे निकाले? सर बीटा के लिए हमको चाहिए होगा कोवेरियंस ए और एम के साथ, और हमें चाहिए होगा वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो पहले हम लोग सर वेरिएंस ऑफ मार्केट बनाते हैं। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट क्या होगा, साथ ही साथ हम लोग निकालेंगे कोवेरियंस ए एम। और हमें पता है कि यहाँ पे 6 डाटा है, तो ऑब्वियस सा बात है ये भी कितना सारा होगा, 6 होगा। होगा कि नहीं होगा? हिस्टोरिकल डाटा है इसलिए बस क्या होगा लास्टली डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब आते हैं वेरिएंस ऑफ मार्केट निकालने के लिए। तो वहां हमें पता है 8 और ये क्या आता है 5.75। अरे यार क्या हो जा रहा है? 8 माइनस 5.75 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5.75 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 5.75 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5.75 का स्क्वायर प्लस 9.5 माइनस 5.75 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 5.75 का स्क्वायर डिवाइड बाई एन। एन कितना है 6। तो निकालिए क्या क्या होगा। सर 8 माइनस 5.75 इक्वल टू 2.25। 2.25 यहाँ लिख लेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, ये हो गया 5.0625 प्लस 12 माइनस 5.75 6.25 लिख लेंगे, 6.25 इसका स्क्वायरिंग कर देंगे 39.0625 फिर प्लस 11 माइनस 5.75 5.25 आया तो 5.25 लिख लेंगे और इसका फिर स्क्वायरिंग कर देंगे 27.5625 प्लस -4 माइनस 5.75 ऑब्वियस सा बात है माइनस 9.75 निकालिए 4 प्लस 5.75 स्क्वायरिंग करेंगे 95.0625 प्लस 9.5 माइनस 5.75 3.75 लिख लेंगे 3.75 इसका स्क्वायरिंग करेंगे 14.0625 फिर प्लस करेंगे -2 माइनस 5.75 तो -7.75 और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 6। तो कितना आ जाएगा ये निकाल लीजिए 5.0625 प्लस 39.0625 प्लस 27.5625 प्लस 95.0625 प्लस 14.0625 प्लस 60.0625
डिवाइड बाई 6, ये आ गया 14.1458। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, क्या है? a माइनस ए बार। तो a माइनस ए बार निकाल लेते हैं, कितना होगा a माइनस ए बार? सर 6.33 उसका ये था, 6.33 था, तो 6.33 से निकालते हैं सर। 12 माइनस 6.33 5.67, उसके बाद 15 माइनस 6.33 तो 8.67, समझिए। फिर 11 माइनस 6.33 तो 4.67, उसके बाद क्या होगा? 2 माइनस 6.33 तो माइनस 4.33, उसके बाद 10 माइनस 6.33 तो 3.67, और उसके बाद यहाँ पे माइनस 12, तो 12 प्लस 6.33 कर दीजिए। ये माइनस 12 माइनस 6.33 तो 12 प्लस 6.33 माइनस 18.33। अब निकालिए कोवेरिएंस, क्या होगा? 5.67 इंटू 2.25 तो 12.7575 प्लस 8.67 इंटू 6.25 इक्वल्स टू 54.1875 प्लस 4.67 इंटू 5.25 इक्वल्स टू 24.5175। उसके बाद ये आ गया, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4.33 इंटू 9.75 तो 42.2175, फिर प्लस होगा 3.67 इंटू 3.75, ये हो जाएगा आपका 13.7625, फिर प्लस होगा 18.33 इंटू 7.75, ये भी प्लस हो जाएगा 142.0575 डिवाइड बाई 6, तो निकालिए 12.7575 प्लस 54.1875 प्लस 24.5175 प्लस 42.2175 प्लस 13.7625 प्लस 142.0575 डिवाइड बाई 6 48.25। तो आपका बीटा क्या होगा? तो सर कोवेरिएंस निकल चुका है, कितना आया था? कोवेरिएंस निकल चुका है, कितना आया था? 48.25, और अपना वेरिएंस में निकल चुका है, कितना आया था? 40.1458। तो बीटा कितना होगा? 48.25 डिवाइड बाई 40.1458 इक्वल्स टू 1.202, 1.202। ठीक है, बीटा निकल गया। अब निकालना है अल्फा। तो सर ए बार कितना था? ए बार इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा आर एम। तो अल्फा कितना था? 6.33, अल्फा पता नहीं, बीटा सर 1.202, आर एम कितना था? 5.75, तो इंटू 5.75, जरा अल्फा निकालिए कितना होगा? तो सर 1.202 इंटू 5.75 इक्वल टू 6.9115, तो 6.33 माइनस 6.9115 इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू 0.58, राउंडिंग कर दिया हमने, माइनस 0.58। तो अपना जो करेक्ट
रेस्ट्रिक्स लाइन होगा, वो क्या होगा, वो होगा सर ए बार इक्वल्स टू -0.58 प्लस 1.202 RM बार। आया समझ में? या सिर्फ RM भी लिख सकते हैं, क्या समझे? कोई दिक्कत? समझ में आया? ये समझे कैसे निकला? काफी इजी है, कुछ नहीं करना था। ठीक है, बस यही लाइन डिजाइन करना था। हमने क्या किया, खाली बीटा निकाला, बीटा निकाला, बीटा निकालने के बाद क्या किया, कुछ नहीं सर, बीटा निकाल लिया। अल्फा नहीं मालूम था, पर सब कुछ तो मालूम था हमको। सर ए बार मालूम था, RM बार मालूम था, हमने अल्फा निकाल लिया। सर अल्फा निकालने के बाद बस ऐसे लिख दिया, हो गया आंसर। आंसर यही है बस, समझ गया? कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आया क्या क्या सॉल्व हुआ? आओ देख लो। अब ये जो भाई साहब की है, ये वाला फार्मूला यूज किया बीटा का, अल्फा के लिए अलग से लिखे, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन को बनाए लास्ट में जा करके, और बनाया उन्होंने क्या, -0.58 प्लस 1.202 इंटू RM। बस। तो लाइन है क्या सर? लाइन कुछ नहीं है, लाइन ये है y बार इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा RM बार। तो हमको अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है, ये तो पता ही है। और फिर निकाल लेने के बाद बस पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है सर? y बार इक्वल्स टू अल्फा, क्या पुट करेंगे जो निकाला सर हमने, -0.58 प्लस बीटा क्या था, 1.202, और फिर RM। कोई दिक्कत? समझ गया? थर्ड लाइन का मतलब क्या? कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही बस निकालने का था। यही बस आंसर है इसका, यही आंसर है, इतना ही आंसर है। सब कुछ पहले से अवेलेबल था, खाली अल्फा और बीटा मिसिंग था। हमने अल्फा और बीटा निकाला और ऐसे बस लिख दिया तो हो गया आंसर। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है वो आ गए हम लोग सर भाई साहब के पास, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब सिस्टमैटिक रिस्क का सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिस्टमैटिक रिस्क तो सीधी कहता है, सिस्टमैटिक रिस्क बस इतना ही कहता है कि मार्केट के कारण कितना रिस्क है। तो वो बोलता है बीटा ऑफ ए स्क्वायर, सिक्योरिटी का जो बीटा उसका स्क्वायर करो, इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या कहता है? तो अनसिस्टमैटिक रिस्क अगर सिंगल सिक्योरिटी का बात करें, तब का बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो का नहीं। अगर सिंगल सिक्योरिटी का बात करें तो वो कहता है टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, एक सिक्योरिटी का बात है। अगर पोर्टफोलियो का बात होगा तो वेट का स्क्वायर इनटू अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ईच सिक्योरिटी। ठीक है, डिफरेंट बेट डिफरेंट सिक्योरिटी। और इसमें क्या, बीटा एक जगह बीटा पी खाली हो जाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो बीटा इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। अब जो टोटल रिस्क है ये कुछ नहीं है, ये है वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी। तो हमें सबसे पहले वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होगा, और वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए विश्वास मानिए इन्होंने फिर भरोसा किया किस पे, मार्क, स्पेलिंग गलती हो सकता है उनका, खैर महान इंसान थे, मार्कोविच भाई साहब पे। वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी निकालने के लिए फिर उन्होंने भरोसा उसमें भी किया है, मार्कोविच भाई साहब पे। तो जो टोटल रिस्क निकलेगा वो दोनों केस में सेम ही रहेगा, उसमें नो डाउट। टोटल रिस्क चाहे हम बात करें सार भाई साहब की, चाहे हम बात करें मार्कोविच भाई साहब की, दोनों का आंसर सेम है टोटल रिस्क का। बस सार भाई साहब का कहना है कि अगर 100 रुपया तुम रिस्क निकाले हो ना, तो उसको 2 भाग में बांट दो, बस। और 2 भाग में बांटने के लिए कहते हैं कि ये रहा मेरा पहला भाग और ये रहा दूसरा भाग। तो सार भाई साहब का कहना क्या कि हम आप ही के साथ हैं मालिक, मार्कोविच भाई साहब, हम आप ही के साथ हैं। बस इतना कहना चाह रहे हैं कि 2 हिस्सा में बांट दीजिए उसको, बस। तो हम बन जाएंगे, हमारा मेथड शार्प वाला बन जाएगा।
आया समझ में? तो हमको भी थोड़ा मार्केट में इज्जत मिल जाएगा। क्या समझे? तो सार भाई साहब ने मार्केट में इज्जत पाने के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया उसको। मार्कोविच भाई साहब ने एक ही हिस्सा में रखा था, टोटल वेरिएंस। कोई दिक्कत? तो अब इस क्वेश्चन में हमें चाहिए होगा वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी। ऑब्वियस सा बात है। अब वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर हिस्टोरिकल डाटा है तो कुछ करना ही नहीं था। इसका सम, स्क्वायर का सम बाई एन। सर स्क्वायर का सम करने के लिए सर हमारे पास पहले ही कोवेरिएंस में हमने ए माइनस ए बार सब निकाल लिया है। निकाला है कि नहीं? 5.67, 8.67, 4.67, -4.33, 3.67, -8.33, ये सब तो हमने निकाल ही लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? कुछ नहीं। सबसे सिंपल तरीका जब ऐसा एग्जाम में यूज करना है, कुछ नहीं करेंगे, बस ऊपर फॉर्मूला लिख देंगे और ऊपर से उदाहरण उतारना चालू कर देंगे सिंपल टर्म में। क्या? 5.67 का स्क्वायर। समझे? क्योंकि नंबर किस पर है? नंबर आंसर पे है, ध्यान रखना। एएफएम है, एफआर नहीं है कि स्टेप मार्किंग देगा, टैक्स नहीं है कि स्टेप मार्किंग देगा, आंसर पे मार्क्स देगा, ध्यान रखना। आंसर गलत एक नंबर नहीं देगा। 8.67 का स्क्वायर। मैथ्स, मैथ्स में आंसर सही होने पर नंबर मिलता है, बाकी तुम पूरा फॉर्मूला सही लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 8.67 का स्क्वायर। अब मेरे साथ दिक्कत है ना, वो नीचे राउंड, तुम्हारे साथ बहुत ईजी पड़ेगा करना, कॉपी पे ये सब चीज। 4.67 का स्क्वायर प्लस -4.33 का स्क्वायर प्लस 3.67 -18.33। ठीक है, 3.67 -18.33 का स्क्वायर बाई 6। ओके, तो करो। 5.67 का स्क्वायर 32.1489 प्लस 8.67 का स्क्वायर 25.1689। एक सेकेंड, गला सूख गया था। 4.67 का स्क्वायर 21.8089 प्लस, अब जो वेरिएंस है वो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ये तो वो पता ही है। वेरिएंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। प्लस ठीक है, प्लस 18.33 का स्क्वायर बाई, हाँ सीधा लाइन खिंचाएगा ही नहीं आंसर कभी, बाई 6। तो निकालो। 32.1489 प्लस 75.1689 75.1689 प्लस 21.8089 प्लस 18.7489 प्लस 13.4689 प्लस 335.9989 डिवाइड बाई 6, 82.89 या 90 जो चाहे लिख लो, 8905। ठीक है, निकल गया अपना वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी है। सिस्टमैटिक रिस्क कितना होगा? सर अभी तो बीटा निकाला हमने, हाँ बीटा निकाला है। सर अभी तो हमने वेरिएंस ऑफ मार्केट निकाला है, हाँ निकाला है। तो बीटा बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर, ऐसे याद रखते हैं हम लोग। तो सर ये इजी पड़ता है याद रखने में, ये इजी है याद रखने में, या फिर सर ऐसे याद रखिए आप।
बीटा स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट, जो अच्छा लगा उसका याद रखिए। तो बीटा कितना था सर? 1.202, वो तो याद ही है अभी सर। तो 1.202 का स्क्वायर, और वेरिएंस कितना आया था मार्केट का, जरा बताइएगा सर। मार्केट का वेरिएंस कितना आया था? ये तो को वेरिएंस था। वेरिएंस 40.1458, 40.1458, और ये वेरिएंस ही है, इसको स्क्वायरिंग नहीं करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो है नहीं, ये 40.1458 वेरिएंस ही है, तो उसको स्क्वायर मत कर देना, ध्यान रखना। इसका अगर अंडर रूट लेते तो हम लोग स्क्वायर करते, स्टैंडर्ड डेविएशन लेते तो स्क्वायर करते, वो पहले से वेरिएंस है तो क्यों स्क्वायर करोगे उसको। तो 1.202 का स्क्वायर इंटू 40.1458 इंटू 40.1458 इक्वल्स टू 48.2552 या 3, जो रखना रखो। अगर ये है सिस्टमैटिक रिस्क, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क कितना होगा? तो अभी तो आपने निकाला है, क्या निकाला है? 82.8905 माइनस 48.2553, तो 82.8905 माइनस 48.2553, तो 34.6352। आया समझ में? कोई दिक्कत? देख लिया जाए। ये ठीक तो था, ये 2.89 आया है, ये 2.89, ठीक है। 82.89 1.202 का स्क्वायर इंटू 40.1458 नहीं लिया ना, 40.14 लिया है। ऐसे 1.202 का स्क्वायर इंटू 40.1458 इक्वल्स टू 48.2553, 1.202 इंटू 40.14, 48.24। देखो गलती किया है, ठीक है, यहाँ गलती है, एक तो स्क्वायर होगा, ये गलती है, मल्टीप्लाई करके देख लो, देख लो। 1.202 1.202 इंटू 40.14 भी करे तो हमारा आंसर 48.24828 आ रहा है, ठीक है। 57.99 लिख दिया है, तो गलती तो है। ऊपर से स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर लिया नहीं है ये, ठीक है, ये मार्केट का है, स्क्वायर होगा। और ये उस केस में 2.89 माइनस 48.24828 करेगा, समझ गए? तो यहाँ पे आंसर गलत है, इंटू 48.25 लिख लो, 34.64 आएगा, ठीक है। 57 कहाँ से लिख लिया भगवान जाने, फॉर्मूला तो ही यूज किया, ये गलत है, समझिए, आंसर गलत है इसका। कोई दिक्कत? तो देखा जाए तो शार्प भाई साहब मार्कोविच से कुछ अलग बात नहीं कर रहे, उनका भी कहना वही है कि वेरिएंस ये 2.89 ही है, क्या समझे? ये 2.89 ही है, 40.14 ही है, सॉरी 40.14 तो मार्केट का था, मार्केट का था 40.14, 82.89 ही है, समझ में आया? 82.89 ही है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो कोई फर्क फॉर्मूला में नहीं है मार्कोविच और शार्प के, बस शार्प का ये कहना है कि जो तुम टोटल वेरिएंस निकाले ना, उसका 2 हिस्सा कर दो बस, जो तुम्हारा टोटल वेरिएंस है उसका 2 हिस्सा कर दो बस, और वो खुश है 2 हिस्सा करके। एक सिस्टमैटिक कर दो और एक अनसिस्टमैटिक कर दो, बस। अब अनसिस्टमैटिक के लिए जो साइन है वो ये है, ठीक है, हर सिक्योरिटी का अनसिस्टमैटिक उसका साइन ये है, डेविएशन ई आई या म्यू ई आई जो कहता है साइन का, समझ में आ गया?
तो अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, समझ गया। अब जब क्वेश्चन नंबर 12 में आओगे तो मेरे ख्याल से 12 जो है तुम लोग खुद से बना सकते हो। क्या पूछा? बीटा ऑफ सिक्योरिटी, और फिर पूछा व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स लाइन। तो बीटा सर निकाल ही लेंगे, अल्फा पा चल ही जाएगा, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन क्या होगा सर? अल्फा प्लस बीटा आर एम। समझ गए? अब ये है क्वेश्चन नंबर 13, काफी इजी क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये सर यहाँ सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होता है समझेंगे। सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होता है उसके पहले आइए बीटा ऑफ टू स्टॉक निकालने का। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है सर, एग्रेसिव और डिफेंसिव लिख दिया, तो कुछ मत समझो, इसको समझ लो सिक्योरिटी है, इसको समझ लो सिक्योरिटी भी, इसको समझ लो मार्केट। एग्रेसिव क्या हुआ सर? कुछ नहीं, वैसा इंसान जो सोचता है कि रिस्क गया भाड़ में, मैं तो पूरा इन्वेस्ट करूंगा जहां तहां जैसे तैसे और पैसे बनाऊंगा। डिफेंसिव कौन होता है? वो रिस्क से डरता है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट करता है। क्या समझे? तो जो सेफ इन्वेस्टमेंट करता है उसको डिफेंसिव स्ट्रेटर्जी कहा जाता है, स्ट्रेटर्जी। और जो बहुत ही रिस्क को इग्नोर करते हुए इन्वेस्टमेंट करता है उसको कहते हैं एग्रेसिव स्ट्रेटर्जी। तो नाम है खाली। अब उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, किसमें इन्वेस्ट किया नहीं मालूम, क्या इन्वेस्ट किया नहीं मालूम, ठीक है। स्टॉक कैसा है? एक स्टॉक अग्रेसिव है, ठीक है, जहां हाई रिस्क है हाई रिटर्न है। और एक स्टॉक कैसा है? एक स्टॉक ऐसा है जो डिफेंसिव है, लो रिस्क है लो रिटर्न है, ठीक है, पर स्टेबल रिटर्न है। समझ में आया? जैसे देखो हाई रिस्क और हाई रिटर्न में देखो, एक बार 4% कमाया, अगला बार 40%, देख रहे हो, रिस्क था, ज्यादा कमाया पर रिस्क भी था कम कमाने का। समझ में आया? डिफेंसिव में स्टेबल था, 9% कमाया, 18% कमाया, 40% नहीं कमाया। समझ गए? और ये अपना तो मार्केट है। अगर तुमसे कहता है कि बीटा बताओ दो स्टॉक का, बीटा बताओ दो स्टॉक का, तो बीटा का फॉर्मूला क्या था सर? बीटा का फॉर्मूला तो वही है ना, कोवेरियंस बाई वेरियंस ऑफ मार्केट। कोवेरियंस किसके बीच? सिक्योरिटी और मार्केट के बीच, और वेरियंस ऑफ मार्केट, या फिर ऐसे लिख ले हम लोग बाई वेरियंस ऑफ मार्केट। तो बीटा निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं। और तो और सर दो ही डाटा है हमारे पास, हिस्टोरिकल डाटा है, दोनों क्या है? हिस्टोरिकल डाटा है, दोनों क्या है? हिस्टोरिकल डाटा है, ध्यान रखना, दोनों क्या है? हिस्टोरिकल डाटा है। तो एन वाला फॉर्मूला काम कर दो, चलो निकाल। अगर बीटा की बात करें तो हमें वेरिएंस ऑफ मार्केट तो चाहिए ही होगा, तो वही निकाल लेते हैं पहले। आइए सबसे पहले तो हम लोग वेरिएंस ऑफ मार्केट निकाल लेते हैं। क्या होगा बताइए? तो सबसे पहले वेरिएंस ऑफ मार्केट होगा 7 प्लस पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट क्या होगा सर? वो भी निकाल ही लीजिए। तो आर एम बार के बारे में बात करें तो वो 7 प्लस 25 भागे 2 16% है। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट कितना होगा सर? 7 माइनस 16 और 25 माइनस 16, स्क्वायर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं बाई। तो 7 माइनस 16 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81, और 25 माइनस 16 9 का स्क्वायर 81 भागे 2 तो 81 वेरिएंस ऑफ मार्केट हो गया। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट तो मिल गया। अब क्या चाहिए सर हमको बीटा निकालने के लिए? हमको कोवेरियंस चाहिए। किसका? एक तो एग्रेसिव का मार्केट के साथ, और एक हमको चाहिए कोवेरियंस किसका? डिफेंसिव का मार्केट के साथ। पर इन दोनों से पहले हमको सर चाहिए होगा आरएम निकाल लिया, ए बार कितना है निकाल लीजिए, 4 प्लस 40 भागे 2, 4 प्लस 40 भागे 2 22%। और डी बार कितना है? डिफेंसिव का कितना है? 9 प्लस 18 भागे 2, 13.50%। तो अगर कोवेरियंस निकालना ए का एम के साथ, तो एक तो सर 9 आया था उसको, ठीक है, दो ठो चाहिए होगा, एक तो 9 है सर,
मैंने -9 है, ऑब्वियस सा बात है, और एक सर +9 है बाई 2, पर a माइनस ए बार कितना होगा, तो सर 22, 4 माइनस 22 -18, और फिर 40 माइनस 22, सर वहां +18, तो कितना आया निकालिए सर। 18 गुने 9 हो गया 162, 18 गुने 9 162, तो 162 162 324, 324 भागे 2 162। क्या समझे? अगर डीएम की बात करें सर, तो वहां पे क्या था, तो वहां था 13.50%। तो वहां भी सर दो ठो होगा कोवेलेंस के लिए सर, एक तो -9 है और वैसा बात है, दूसरा 9 है। अब यहाँ पे 9 माइनस 13.50 तो -4.5, और यहाँ पे +4.5, 18 माइनस 13.50 डिवाइड बाई 2, तो 4.50 इंटू 9 इक्वल्स टू 40.5 इंटू 2 कर देंगे, अब इससे बात है ये भी सेम ही आएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, वापस आ जाएगा वही 40.50। तो अगर बीटा निकालना हो किसका, एग्रेसिव मार्केट का, तो वेरिएंस क्या है 162, और वेरिएंस ऑफ मार्केट क्या है, इतना 81, तो 162/81। अगर डिफेंसिव मार्केट का कहा जाए तो 40.50 भागे 81 निकाल लीजिए, 162/81, इसका है बीटा 2, और इसका बीटा होगा 40.50 भागे 81, तो 0.50, काम खत्म, दोनों का बीटा निकल गया, देख लीजिए दोनों का बीटा निकल के आ गया। एक का बीटा 0.505 का रहा है वो, तो अब साथ ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही नंबर के कारण, ठीक है। क्या किया है आंसर में यार, देख लिया जाए इसका, 12 का थोड़े देखना है यार, 13 का देखना है, 12 में देख रहा, हाँ 13 में 2 और 0.50, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? देखिए बीटा निकालने का वही फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है, बीटा निकालने का वही फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न सर निकाल चुके हैं, बी क्या पूछा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल चुके हैं 22%, 13.5, बिना उसके निकाले हम लोग बीटा निकालते कैसे, ठीक है, तो पहले ही निकाल चुके हैं। अब आपसे जो सेकंड चीज पूछा है वो पूछा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। अब ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया आपको भाई साहब? कहाँ आप मिस कर गए हैं, थोड़ा बताइएगा तो मैं क्लियर कर पाऊँ, समझिए जिस पॉइंट पर आप मिस करें मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे मिस, क्या मिस किया आपने। बीटा ऑफ स्टॉक के बारे में समझ चुके हैं, समझे कि नहीं, बीटा ऑफ स्टॉक समझ में आ चुका है आपको? बीटा ऑफ स्टॉक क्या है, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट। इसको एम लिखना है एम लिखो, एक्सएम लिखना है एक्सएम लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो मन में आए जो लिखो, ए लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, आर लिखो, एल लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद वेरिएंस ऑफ मार्केट, यहां तक कोई दिक्कत है आपको, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा लेट चलता है आपका, ठीक है, तो हो सकता है कि आप सवाल
हम्म, बीटा ऑफ स्टॉक तक क्लियर है आपका? बीटा ऑफ स्टॉक तक ठीक है। जब बीटा आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन में आने दीजिए वीडियो को। ठीक, थोड़ा सा लेटेंसी मुझे कम करने दीजिए, नॉर्मल लेटेंसी में चल रहा है। अब जब आपने बीटा निकालना समझ लिया, आवाज नहीं आ रही, हाँ अभी पॉज था कुछ देर के लिए, आ जाएगा आवाज आपको कुछ देर में। चलिए अब हम लोग आते हैं, बीटा समझ गया, कोई दिक्कत? समझ में आ गया बीटा ऑफ स्टॉक। अब आइए, ये क्वेश्चन आपको क्या कहा? कुछ नहीं कहा, दो स्टॉक, एक स्टॉक एग्रेसिव है। एग्रेसिव कहने का मतलब, एग्रेसिव का मतलब होता है वैसा स्टॉक जिसका रिटर्न बहुत ज्यादा हो पर रिस्क भी बहुत ज्यादा हो। देखिए यहाँ पे 4% कमाने का भी चांस था, 40% कमाने का भी चांस था। तो आपको दो हिस्टोरिकल डाटा दिया गया है कि ये ऐसा सिक्योरिटी था जहां पे आपने 4% भी कमाया है, मतलब बहुत कम, और जहां आपने 40% भी कमाया है, बहुत ज्यादा। समझ में आया? दूसरा सिक्योरिटी है डिफेंसिव सिक्योरिटी, मतलब जहां पे रिस्क कम था पर रिटर्न भी कम था। रिटर्न कैसे कम था? सर हमने कमाया 9%, देखिए यहां नुकसान हुआ 4% का, फिर भी हमने यहाँ 9% कमाया था, समझे? लेकिन जब 40% कमाया हमने अग्रेसिव मार्केट में, तो यहां फिर भी हम ज्यादा नहीं कमा पाए, 18% पे ही रुक गए। आया समझ में? तो हमें बेसिकली दो सिक्योरिटी दिया गया, एक एग्रेसिव सिक्योरिटी जहां पे हाई रिटर्न मिलता है लेकिन हाई रिस्क भी है। रिस्क क्या? सर 4% भी मिलने का चांस था, वहां था कि नहीं? डिफेंसिव सिक्योरिटी कैसा होता है? वैसा सिक्योरिटी जहां पे हो सकता है कि हाई रिटर्न तो ना मिले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब मिलेगा या बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है, बीच बाच में मिलेगा। तो ये समझने के लिए हुआ। लेकिन अब ध्यान से देखें तो क्या है, आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है मार्केट का, जहां आपको दो डाटा दिया गया है। आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है क्या चीज का? एक सिक्योरिटी जो एग्रेसिव है उसका दो रिटर्न दिया गया है, डिफेंसिव है उसका दो रिटर्न दिया गया है, मतलब दो पेड़ का रिटर्न दिया गया है। ठीक है। अब आइए, आपसे कहा बीटा निकालने के लिए, तो बीटा निकालने का तरीका क्या है? सर बीटा का तो फॉर्मूला यही है। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? बीटा का फॉर्मूला यही है। तो बीटा का फॉर्मूला जब यही है तो सर हमको वेरिएंस ऑफ मार्केट, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है निकालना, वो हमारे पास अवेलेबल होगा तब तो को वेरिएंस निकालेंगे, तब तो बीटा निकालेंगे। तो पहले हम लोग वेरिएंस ऑफ मार्केट निकालते हैं। जब हम लोग वेरिएंस ऑफ मार्केट निकालने जाते हैं तो सिंपली हमें पता चलता है कि सर वेरिएंस ऑफ मार्केट निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल है सर, एम माइनस एम बार का सम करना है होल स्क्वायर का, बाई एन करना है। तो m माइनस जब m बार करना है तो हमको सर m पता है 7%, 25%, लेकिन m बार कैसे निकालेंगे? तो सर m बार का फॉर्मूला सिंपल था आपके पास, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। और इसमें करना ही क्या था सर? हिस्टोरिकल डाटा है, तो 7 + 25 भागे 2, 7 + 25 भागे 2। जब 7 + 25 भागे 2 करिएगा तो कितना आया? 7 + 25 भागे 2, 16%। क्या कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। जब ये 16% आया
तो वेरिएंस ऑफ मार्केट क्या होगा? तो सर पहला बार देखेंगे तो 7%, तो 7 माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 16 का स्क्वायर बाई एन कितना है? 2 है। तो 7 माइनस 16 कितना होता है? 9। तो -9 का स्क्वायर और 25 माइनस 16 प्लस 9 का स्क्वायर भागे 2। तो कितना हो गया? निकालिए। 81 प्लस 81 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 81। कोई दिक्कत? सर वेरिएंस निकल गया। अब हमें सर कोवेरिएंस चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? कोवेरिएंस। सर एक तो एग्रेसिव वाला सिक्योरिटी का मार्केट के साथ, और एक हमको चाहिए सर डिफेंसिव वाला सिक्योरिटी का मार्केट के साथ। क्यों? क्योंकि इसका भी बीटा निकालना है, सॉरी अग्रेसिव का भी बीटा निकालना है, मतलब बीटा ए निकालना है, और डिफेंसिव का ही बीटा निकालना है, मैंने बीटा डी। अभी देखिए बस नाम देने का चीज है। आप बीटा एक्स लिख लीजिए, आप बीटा बाई लिख, नाम देने का चीज है। तो क्योंकि एग्रेसिव था, ए से स्टार्ट था, तो हम लोग बीटा ए लिखते हैं, समझे? तो नामकरण करने में तो क्या दिक्कत है? अरे नाम जो रखना रखिए, बीटा ए रखिए, बीटा डी रखिए, बीटा ए एल एम एन ओ पी क्यू आर जो रखना रखिए। लेकिन क्योंकि अच्छा रहता है और याद रखने में इजी रहता है, तो एग्रेसिव के लिए हम लोग बीटा ए लिखते हैं। तो बीटा ए निकालने के लिए कोवेरिएंस चाहिए ए का एम के साथ, और बीटा डी निकालने के लिए कोवेरिएंस चाहिए बीटा, कोवेरिएंस चाहिए डी का एम के साथ, कोवेरिएंस चाहिए डी का एम के साथ। तो कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या था बताइए? सर कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला तो यही था स्टूडेंट डाटा का, कि सिग्मा ए माइनस ए बार एम माइनस एम बार बाई एन। और इस सिक्योरिटी का कहेंगे तो यहां सर ए नहीं, यहां डी माइनस डी बार आ जाएगा। क्यों डी माइनस डी बार? अरे नाम दिया है खाली, फॉर्मूला तो वही है कि एक्स माइनस एक्स बार इंटू एम माइनस एम बार। लेकिन क्योंकि डिफेंसिव था, डी माइनस डी बार ले रहे हैं और एम माइनस एम बार ले रहे हैं। अब आप आइए, जब ए माइनस ए बार का बात किए तो ए बार चाहिए होगा ना आपके पास। ए तो अवेलेबल है 4% 40%। ए बार क्या होगा? तो ए बार होगा सर 4 प्लस 40 भागे 2। ये कितना आया? 22। 4 प्लस 40 सॉरी भागे 2 22। अगर ये 22 आया तो सर ए माइनस ए बार कितना होगा? तो सर 4 माइनस 22, 4 माइनस 22 और 40 माइनस 22। तो 4 माइनस 22 कितना होता है? -18। और m माइनस एम बार कितना निकाला है आपने पहले वाले केस में? तो यहां निकाला था ना 7 माइनस 16, 7 माइनस 16 हाँ -9। दूसरा क्या होगा सर? दूसरा भी है सर 40 माइनस 22, तो ये आया आपका +18। और अभी आपने m माइनस एम बार फिर निकाला था, वो कितना आया था? +9। तो +9 बाई 2। तो आपका निकल जाएगा कोवेरिएंस। तो निकालिए। 18 गुने 9 162, और उधर भी 162 18 गुने 9। अब काहे के दो नेगेटिव था तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो 162 प्लस 162 भागे 2 कितना होगा? 162। अब औसी इसका निकालिए। तो डी माइनस डी बार, तो एक तो सर 9% एक 18% होने का चांस। तो 9 प्लस 18 भागे 2। तो अगर 9 प्लस 18 भागे 2 का 13.5%, तो डी बार कितना है? 13.5%। अगर डी बार 13.5% है तो 9 माइनस 13.5 कितना होगा? 9 माइनस 13.5 डी माइनस डी बार तो 4.5। तो ये होगा -4.5। और m माइनस एम बार तो सेम ही रहेगा ना, वो तो -9 ही है। दूसरा कितना होगा सर? यहां वाला डी माइनस डी बार, तो 18 माइनस 13.5, 18 माइनस 13.5 करिएगा तो आपका आएगा 4.5। तो 4.5 इंटू 9, ये तो सेम ही रहेगा, डिवाइड बाई 2। तो निकालिए। तो 4.5 इंटू 9 इक्वल्स टू 40.50, और ये भी आपका 40.50 ही आएगा। तो इसका मतलब 40.50
आपका हो जाएगा कोवेरियंस डी का एम के साथ। क्या अब भी कोई दिक्कत है? अब आपका क्लियर हुआ। अब आपको जब बीटा निकालना था तो सर एक तो कोवेरियंस निकाल के लिए, बीटा ए के लिए क्या होगा, कोवेरियंस ए का एम के साथ इंटू वेरियंस ऑफ डिवाइड वेरियंस ऑफ मार्केट। और अगर बीटा डी की बात करें, डिफेंसिव वाले की बात करें, तो कोवेरियंस डी का एम के साथ बाई वेरियंस ऑफ मार्केट। तो कोवेरियंस ए एम कितना आया था अभी बताइए सर? 162। तो 162 ये कितना आया था? 40.50। और वेरिएंस ऑफ मार्केट कितना है? 81। अभी तो निकाला है हमने 81। तो ये कितना होगा? 162 भागे 81 2, और 40.50 भागे 81 0.50। आगे समझ में? क्या अब भी कोई दिक्कत है आपको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, शायद वो चले गए। ठीक है, तो आप लोगों को भी दोबारा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? समझ गए क्या किया हमने? कुछ नहीं किया है, जो अब तक करते आ रहे थे उसी चीज को किया है। ठीक है, उसका कहना बस इतना था कि एक ऐसा है सिक्योरिटी जो एग्रेसिव है, और एक ऐसा सब सिक्योरिटी डिफेंसिव है। वो चाहता था इसको ए लिमिटेड बी लिमिटेड भी लिख सकता था, पर वो ऐसा लिखा नहीं, वो एग्रेसिव डिफेंसिव लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखे, क्या दिक्कत है? हमको तो बस पता करना है कि हिस्टोरिकल डाटा की फ्यूचरिस्टिक डाटा, बस इतना ही पता करना है क्वेश्चन में। हिस्टोरिकल डाटा है कि फ्यूचरिस्टिक डाटा है, समझ गए? अगर हिस्टोरिकल डाटा है तो उसका फॉर्मूला, और फ्यूचरिस्टिक डाटा है तो उसका फॉर्मूला। पर बीटा का फॉर्मूला तो वही रहेगा, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, काम खत्म। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन था वो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का। जब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का, इफ रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 7 और 25%, ये लाइन से कोई मतलब ही नहीं था हमको। बोला मार्केट रिटर्न 7 और 25% ही रहेगा, आप बताइए, इससे कोई मतलब ही नहीं था। छोड़ो ना यार, कुछ हो रहा है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का तो 4 + 40 भागे 2, 9 + 18 भागे 2, तो पहले निकाल चुके हैं 13.5% और 22%। 13.5% और 22%, क्या समझे? कोई दिक्कत? तो यहां तक अब क्लियर है? अनन्या जी आपको भी क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ तो बता दीजिए, तो फिर आपको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश किया जाएगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो कुछ और कॉन्सेप्ट भी यूज किया समझाने के लिए। चलिए आगे आते हैं सी का। अब बोला सिक्योरिटी मार्केट लाइन, अगर रिस्क फ्री रेट 7.5% है, अब मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 7 और 25%। अब ये क्या चीज है? तो जब वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन बोला बाबू, तो ध्यान दो, सिक्योरिटी मार्केट लाइन का कुछ ऐसा अथी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैंने कोई तरीका नहीं है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन सिंपली वही, जैसे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन पढ़े ना, उसमें क्या था हमारे पास, बाई बार इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा आर, था कि नहीं? था ना? वहां आपने अल्फा और बीटा निकाला था और फिर वैल्यू पुट कर दिया। कैसे पुट किया था? कुछ नहीं सर, वहां पे हमने सर अल्फा और बीटा निकाला, और फिर सिंपली सर हमने बोल दिया कि अल्फा का वैल्यू 0.58 था
और बीटा का वैल्यू सर 1.202 था और आरएम को हमने आरएम बार छोड़ दिया। क्या समझे? तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन कैसे कहेंगे सर? उसमें भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो निकालो, 16% है, देख रहे हो। उसके बाद मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये क्या था सर? आर एम माइनस आर एफ, याद आया? आर एम माइनस आर एफ याद आ गया? तो ये है क्या सर सिक्योरिटी मार्केट लाइन? कुछ नहीं, सीएपीएम है। आया समझ में? सिक्योरिटी मार्केट लाइन कुछ नहीं है, सीएपीएम है। सीएपीएम क्या है सर? कल बताया था ना सीएपीएम क्या है। सीएपीएम सिंपली कहता है कि रिस्क फ्री रिटर्न तो हमको चाहिए ही चाहिए, पर हम मार्केट में आए हैं तो कुछ ज्यादा भी चाहिए। तो कुछ ज्यादा तो कितना ज्यादा? तो हमको चाहिए रिस्क फ्री से मार्केट माइनस रिस्क फ्री का प्रीमियम, जिसको हम लोग रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। रिस्क लेने के लिए हमने रिस्क लिया है तो हमको ये प्रीमियम चाहिए, पर ये तो मार्केट का प्रीमियम है ना, मार्केट से मैंने मार्केट से कितना प्रीमियम पे है। पर अगर एसेट का बात करें तो बीटा उसका वैल्यू होता है, सेंसिटिविटी होता है मार्केट से, तो रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा चाहिए। इसी को बोलता है एसएमएल लाइन, ठीक है। और उसको बस सिंपली इतना कर देता है, लाइन के दौरान आरएफ लिख देता है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस आर एम माइनस आर एफ का वैल्यू लिख देता है और बीटा को ऐसे ही छोड़ देता है। तब खुद देखो ये बार क्यों खुल जाता है। आर एफ कितना था? तो सर आर एफ का तो हमको 2 ठो दिया हुआ था। आर एफ का सॉरी आर एम का हमें 7% और 25% दिया हुआ था। तो अगर 7 और 25 दिया हुआ था और ये हिस्टोरिकल डाटा है तो डिवाइड बाई 2। अगर फ्यूचरिस्टिक डाटा होता तो इनटू प्रोबेबिलिटी। तो 25 प्लस 7 भागे 2 कितना? 16 है, तो पहले भी निकाल चुके हैं हम लोग। तो अगर ये 16 है, कहां चला गया? हाँ, कहां पे बता रहा था यार? अच्छा इधर था। अगर ये 16 है, आर एफ हमको दिया हुआ है, कितना दिया गया है आर एफ? आर एफ 7.5 दिया गया है, तो आर एफ 7.5 है, तो 16 माइनस 7.5 इंटू बीटा। तो एसएमएल लाइन कितना हो जाएगा? 16 माइनस 7.5 8.5 इंटू बीटा। आया समझ में? क्या है? कुछ नहीं है, सीएपीएम है। क्या है? सीएपीएम है। एसएमएल लाइन क्या है? सीएपीएम है। समझ गया? कोई दिक्कत? तो अगर क्वेश्चन हमसे एसएमएल लाइन पूछे तो क्या बोलेंगे? सीएपीएम। अब क्वेश्चन का जो आपका नेक्स्ट पार्ट था वो आपको अल्फा निकालने कहा दोनों स्टॉक का। अगर दोनों स्टॉक का अल्फा निकालने कहा तो अल्फा का फॉर्मूला अभी तक जो अल्फा पड़ा है, आगे एक और अल्फा आएगा, पर उसका नाम क्या है? उसका नाम है जेनसेन अल्फा। तो जब तक क्वेश्चन जनरली आपको जेनसेन अल्फा लिख के ना बोले, जनरली कहता है कि अल्फा लिख के ही बोल देता है, तो जेनसेन अल्फा का फॉर्मूला अलग है। जेनसेन अल्फा के लिए आपका फॉर्मूला है एक्चुअल रिटर्न, या जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है दूसरे फॉर्मूला के हिसाब से, वो माइनस होता है सीएपीएम के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया है उसमें, ठीक है। लेकिन यहां वाला अल्फा कौन सा है? तो ये अल्फा है वो वाला अल्फा जो अभी हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन के दौरान। अब ध्यान से देखें तो सर हमें आरएम पता है, ठीक है, हमें बीटा पता है, हाँ, हमें बाई बार पता है कि नहीं पता है? तो अल्फा नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, निकल जाएगा, कोई निकलेगा? निकल जाएगा ना? क्या कोई दिक्कत है? नहीं निकलेगा? चलिए निकालते हैं। तो अगर हम पहले वाले का बात करें सर, तो वहां पे ए बार ले लेते हैं, एग्रेसिव मार्केट वाला। अल्फा सर पता कर लेंगे, पता ही तो करना है। बीटा सर निकाल चुके हैं अभी हम लोग, और आर एम बार तो सर अभी फिर निकाला था, 16 था, 16 था ना।
अल्फा कितना था, ए बार कितना था सर 22 था, अल्फा निकालना है सर, बीटा पता है सर कितना आया था 2 आया था, आरएम पता है सर 16 आया था, तो अल्फा कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस 22 माइनस 10। अब अगर डिफेंसिव का कहे तो सर डी बार, अल्फा हमें नहीं पता है सर, बीटा हमने निकाला था और आरएम हमें पता ही है सर 16 था, तो डी बार कितना था ऐसे, डी बार 13.5 था ना सर, 3.50 था सर, 13.50 था, अल्फा प्लस 0.50 इंटू आरएम 16 था, तो 16 गुने 0.50 माइनस 13.50 माइनस 2 है क्या, 9 प्लस 18 भागे 2, हाँ 13.50, ठीक है। ये आया 8, 5.50, तो अल्फा इक्वल्स टू 5.50 आया समझ में, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पे आपका एमसीक्यू भी है, जो आपका एमसीक्यू बुकलेट आईसीआई निकाला है नया वाला, उसमें ये क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये नया क्वेश्चन है आईसीआई का मेरे ख्याल से, इससे पहले आईसीआई ने इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा है ना दिया था, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो अभी, आनंद जी तो लगता है चले गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, और आज का शायद यही आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखो पोर्टफोलियो कॉम्प्लेक्स है नो डाउट, डेरिवेटिव फॉरेक्स मुझे इजी लगता है पोर्टफोलियो से, पोर्टफोलियो थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है, पोर्टफोलियो में हल्का फुल्का इधर उधर दिमाग हुआ, आपका कॉन्सेप्ट दिमाग से हिला, आंसर निकालना थोड़ा दिक्कत होता है नो डाउट, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि पोर्टफोलियो की कहानी की तरह आपके दिमाग में बैठाएं, वो ब्रिज बना है जिससे आपको याद रहे कि कैसे आगे बढ़ता गया, कैसे शार्प तक पहुंचा, अब हम लोग शार्प से भी आगे जाएंगे, ठीक है, कुछ रेशियो इशू आएगा देखेंगे, एक और थ्योरी आएगा आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, वो भी आएगा, वो कुछ और कहानी बताएगा अपना, वो बोलेगा हम खाली रिस्क प्रीमियम नहीं मानते, हम और भी फैक्टर मानते हैं, क्या समझे, तो वो आगे आएगा तो सब बताएगा अपने बारे में कि चलिए हम आपका भी नहीं मानते, तो उसका ब्रिज कौन बनेगा, सीएपीएम, सीएपीएम उसका ब्रिज बनेगा, समझे, सीएपीएम ब्रिज बनेगा और हमें शार्प और मार्कोविच भाई साहब के रास्ते होते हुए कहां ले जाएगा, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के पास, समझे, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी जब आएगा तब आएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 14 में कोरिलेशन हमें दिया गया है, देख रहे हैं सर, डेविएशन दिया गया है, उसके बाद हमें सर स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का दिया गया है 15%, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, हमसे पूछा व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक, मतलब हमसे ए बी सी का बीटा पूछ रहा है, ए बी सी का क्या पूछ रहा है, बीटा पूछ रहा है, तो बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस बाई वेरियंस ऑफ मार्केट। अब देखो बीटा का नया फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, सर कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था, सॉरी कोवेरियंस बोल रहा हूं, कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, याद रखना ये फॉर्मूला तो भी काम आएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था सर, उसका फॉर्मूला था अगर
दो सिक्योरिटी का बात करें तो R12 इक्वल्स टू सॉरी कोवेरियंस 1 2 बाई डिविएशन 1 डिविएशन 2। तुम लिख लो RXY, तुम्हारा इच्छा, RXY लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोवेरियंस XY बाई डिविएशन X डिविएशन Y, नो प्रॉब्लम। ये सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला था। सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूला को हम आगे तोड़ करके सर कोवेरियंस का फॉर्मूला बना सकते हैं ना। हाँ, कोवेरियंस 1 2 इक्वल्स टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 2 डिविएशन 1 डिविएशन 2। ठीक है सर, बीटा का फॉर्मूला क्या था? कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट वाई वेरियंस ऑफ मार्केट। सर कोवेरियंस को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी देखा हमने, तो जरा इसको ऐसे ही लिख दीजिए सर। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट बाई डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी ए मतलब, बाई डिविएशन ऑफ मार्केट बाई वेरियंस ऑफ मार्केट। अब देख रहे हो ये इससे कट जाएगा। सर बीटा का एक और फॉर्मूला मिला और वो कहता है RAM, इसका याद से रखना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट RAM इनटू, सर ए था डिविएशन ए, सर एम था डिविएशन एम। तो बीटा का एक और फॉर्मूला निकला, किससे? वो यहीं से डिराइव हुआ है, यहीं से आगे बढ़ा है, कोई रटना नहीं है उसको, यहीं से आगे गया है। क्या समझे? कहां से आगे गया है? यहीं से आगे गया है, इसी को तोड़ते हुए बना है। तो अगर अब ये नया फॉर्मूला हमको मिल चुका है सर, और हमको क्वेश्चन कुछ नहीं बीटा ही निकालने के लिए तो पूछा है सर पहला पार्ट, और हमको मार्केट के साथ कोरिलेशन क्या है दिया हुआ है 0.60, तो हम कह सकते हैं सर बीटा ऑफ स्टॉक ए हमको 0.60 कोरिलेशन दिया गया है। डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी ऊपर है सर, डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी कितना है 20, और डिविएशन ऑफ मार्केट कितना है 15। तो सर बीटा ए कितना होगा? 0.80। कोई दिक्कत? सर बीटा ऑफ सिक्योरिटी बी भी निकालिए तो एक बार, क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, मार्केट के साथ कोरिलेशन क्या है 0.95। सर डिविएशन कितना है सिक्योरिटी का 18, मार्केट का कितना है 15, तो इसका कितना होगा? क्या कोई दिक्कत? माइक तो ऑन है। बीटा ऑफ सिक्योरिटी सी कितना होगा निकालिए, 0.75, और सा बात है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू 12 भागे 15 इक्वल्स टू 0.75 इंटू 12 भागे 15 0.60। तो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत है इसमें? काफी इजी क्वेश्चन था। अब आपसे पूछा कोवेरियंस ऑफ अमॉन्ग वेरियस स्टॉक, माने ए का बी के साथ कोवेरियंस क्या है, बी का सी के साथ क्या है, और ए का सी के साथ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कोवेरियंस ए बी का, तो हम क्या लिख सकते हैं? अभी आपने फॉर्मूला तोड़ा है, क्या लिख सकते हैं बताइए, कैसे निकालिएगा? अगर आपको कोवेरियंस ए बी निकालना है तो कैसे निकालिएगा? आपके पास अवेलेबल है डेविएशन, आपके पास अवेलेबल है ये डाटा, सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? याद करो, एक और फॉर्मूला था कोवेरियंस का, कोवेरियंस का एक और फॉर्मूला था, याद आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। याद आया? आया याद? कोवेरियंस का एक और फॉर्मूला याद आ गया वापस। डाटा अवेलेबल क्या है सर? बीटा अवेलेबल है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट अवेलेबल है सर। बाकी जो दो फॉर्मूला था कोवेरियंस का,
सर एक तो उसको पुट किया था किस पर, कोरिलेशन कोफिशिएंट पर, याद है जो भी निकाला हमने, डिराइव किया था। सर दूसरे वाले का तो सर x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार से फॉर्मूला था, याद है, 1 - 1 बार, 2 - 2 बार, डिवाइड बाई n इंटू पी, जो करना वो अलग बात है। जब ये डाटा अवेलेबल ही नहीं है आपके पास तो कौन सा कोवेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा, आया समझ में, याद आ गया। तो बीटा ए कितना है सर, बीटा ए अभी तो निकाला हमने 0.80। सर बीटा बी कितना है 1.14, है कि नहीं। सर वेरिएंस ऑफ मार्केट कितना होगा सर, स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है, उसका स्क्वायर कर देते हैं तो कोवेरिएंस ऑफ ए भी नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना 0.80 इंटू 1.14 इंटू 15 इंटू 15। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपसे बोल दे कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी ए विथ सिक्योरिटी ए, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब सीधी होता है वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी ए, समझ गया। कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी ए विथ सिक्योरिटी ए अगर कहीं दिया हुआ है उसका मतलब वो वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी ए है, और इससे आप स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए निकाल सकते हैं, क्या समझे, मतलब आया समझ में, कोई दिक्कत। अगर आपको कोवेरिएंस एक सिक्योरिटी का उसी के साथ दिया गया है, ए का ए के साथ, उसका मतलब वो आपको वेरिएंस दिया है, और उस वेरिएंस का अंडर रूट करिए या उसके वेरिएंस का अंडर रूट करिए, वो आपको क्या दे देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी है। आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा, आगे देखिएगा कहाँ काम आएगा ये। तो 205.20 ऐसे करके आप कोवेरिएंस ए का ए बी का, बी सी का और ए सी का, मतलब आप कोवेरिएंस बी का सी के साथ, कोवेरिएंस ए का सी के साथ निकालेंगे। आइए, कोवेरिएंस बी का सी के साथ क्या होगा सर, बीटा बी इंटू बीटा सी इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो बीटा बी कितना है, देखा जाए तो बीटा बी है 1.14, और बीटा सी कितना है, बीटा सी है 0.60, और वेरिएंस ऑफ मार्केट क्या होगा सर 15 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 153.90। अब कोवेरिएंस ऑफ ए विथ सी निकालेंगे, उसमें क्या होगा, ए विथ सी वाले में सर कोवेरिएंस ऑफ ए, अभी सॉरी कोवेरिएंस बोल रहा हूँ, बीटा ऑफ ए बीटा ऑफ सी इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। बीटा ए कितना है सर, अभी तो निकाला सर, बीटा ए कितना है 0.80, बीटा ऑफ सी कितना है 0.60, 15 का स्क्वायर, 15 गुना 15 का अलग कर रहा है, निकालिए 0.80 इंटू 0.60 गुने 15 गुने 15, 108 निकल गया, कोई दिक्कत, समझ गया, तो ये भी हो गया। अब बोल रहा है व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल थ्री स्टॉक, अगर तीनों स्टॉक एक ही पोर्ट मैंने एक ही का हिस्सा हो तो आपका रिस्क क्या होगा, रिस्क क्या होगा। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो पढ़ा था ना हमने, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कहे या वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए कहे तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं सर, इक्वल्स टू लिखेंगे सर, डब्ल्यू ए का स्क्वायर डिविएशन ए का, सॉरी डब्ल्यू ए डिविएशन ए का होल स्क्वायर, डब्ल्यू बी डिविएशन बी का होल स्क्वायर, सर डब्ल्यू सी डिविएशन सी का होल स्क्वायर, प्लस 2 डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी कोवेरिएंस ए बी, प्लस 2 डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी कोवेरिएंस बी सी।
हम लोग डिविजन 1 डिविजन 2 R12 क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि R12 है नहीं हमारे पास, RAB है हमारे पास नहीं, वो क्या है RAM है, कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट है, कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी A विथ सिक्योरिटी B नहीं है हमारे पास। 2 WA WC कोवेरियंस AC, सॉल्व करिए तो 1/3 इंटू क्या होगा 20 है ना स्क्वायर, प्लस 1/3 इंटू कितना है 18 स्क्वायर, इक्वली इन्वेस्टेड है तो वेट क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 1/3, कोवेरियंस कितना निकाला है, अभी निकाला है कोवेरियंस हमने ए का सी के साथ 205.20, तो 205.20 प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 153.90 अभी निकाला है, प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 108, सॉल्व कर लीजिए। तो सर 20/3 का स्क्वायर 44.44, 18/3 का स्क्वायर 36, 12/3 का स्क्वायर 16, प्लस अब ये सॉल्व करिए तो 205.20/3 गुने 2 प्लस 153.90/3 गुने 2 प्लस 108/3 गुने 2 24, जोड़ लीजिए 44.44 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 45.60 प्लस 34.20 प्लस 24 200.24, कोई दिक्कत, आइए देख लेते हैं, यही है ना 200.24। तो देखिए ये बनाता है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या है कुछ नहीं, अब वो क्या कहा था जब भी दोनों सिक्योरिटी सेम होगा वो 400 होगा, 400 है, कोई दिक्कत, 400 है कि नहीं है, 20 × 20 है ना, ये 18 × 18 है, 18 × 18 है कि नहीं, और ये 12 × 12 होगा, देख रहे हैं कोवेरियंस जो है ये वाला क्या है, एक तरह से वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी ए, वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी बी, वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी सी, ये ऐसे बनाता है मैट्रिक्स। बाकी आपका ए का बी के साथ कितना होगा, ये ए का सी के साथ, ये ये इधर भी ए है, बी है और सी है, ए का बी के साथ, तो ये और ये हमेशा मैच करेगा, ध्यान रखिएगा तो सेम आएगा ए का बी के साथ, ए का सी के साथ 108, देखिए ये मैच करेगा, और फिर आपका लास्ट कौन सा है बी का सी के साथ और सी का
बी के साथ, तो ये सेम आएगा। तो बेसिकली आया क्या, ये घिचपिच करके जो आपको कंफ्यूज किया, काहे को माथा फोड़ना इस पे यार। ये मैट्रिक्स अगर क्वेश्चन में दे दे तो अलग बात है, नहीं दे तो मैं मैट्रिक्स क्यों बनाऊं, मुझे ये तो पता ही है ना। क्या क्वेश्चन ने मैं मैट्रिक्स बनाने कहा था? नहीं, बस कोवेरियंस निकालने कहा था। तो ए के साथ तो कुछ नहीं करना था सर, डिविएशन ए का स्क्वायर कर देते बस। कोवेरियंस इक्वल टू वेरियंस ऑफ मार्केट, अगर एक आई के साथ बात किया है तो। कोवेरियंस ऑफ बी का बी के साथ तो कुछ नहीं करते सर, डिविएशन बी का स्क्वायर कर देते। कोवेरियंस ऑफ सी का सी के साथ तो डिविएशन सी का स्क्वायर कर देते बस। तो निकालने का ये भी निकाल सकते थे कि ए का ए के साथ क्या, बी का बी के साथ क्या, सी का सी के साथ क्या, कुछ नहीं, वो वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी है। और वो मैट्रिक्स बना के वही चीज आपको बनाया है। अब क्या है, अब है आपका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, वो बोलता है व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो अगर सब में इक्वल इन्वेस्टमेंट है तो। अगर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का बात क्या इक्वल इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियस सा बात है आपका बीटा क्या क्या था, अभी तो बीटा निकाला था हमने, उसको डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, या फिर उसको वेट से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इक्वली इन्वेस्टेड है सब में इक्वली इन्वेस्टेड है। मान लेते हैं हमारे पास 1.5 लाख रुपया था, तो 50,000 50,000 50,000 तीनों में अगर इक्वली इन्वेस्टेड है तो उसका वेट क्या होगा, 1/3 1/3 1/3। अब बीटा पोर्टफोलियो क्या होता है, वेट इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी, वेट इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी का सम, वेट इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी का सम। तो अगर इक्वली इन्वेस्टेड है तो सिंपली जोड़ के डिवाइड बाय 3 भी कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। हमने सारे बीटा को जोड़ा और डिवाइड बाय 3 कर दिया इसने। जब को बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मिल गया, सिस्टमैटिक इसका फॉर्मूला क्या था, वो तो सर जिसका भी बीटा है उसका स्क्वायर करिए इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो बीटा कितना आया था पोर्टफोलियो का, अगर सिक्योरिटी का बात करें तो सिक्योरिटी का होता है तो बीटा स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। यहाँ तो बीटा अगर पोर्टफोलियो का सिक्योरिटी का यूज करेंगे, अगर पोर्टफोलियो का है तो पी हो जाएगा बीटा पी खाली बस। तो बीटा पी कितना आया था 0.8467, तो अब इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, 0.8467 इंटू 15 उसके बाद स्क्वायरिंग, आंसर सेम आता। करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए 0.8467 इंटू 15 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है। अगर ये वेरिएंस दिया हुआ है पहले से तो आपको इसको बाहर ही रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है तब ऐसे यूज कर सकते हैं कि बीटा इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, बीटा इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर, समझे, बीटा इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हमको वेरिएंस ऑफ मार्केट ही देना, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, अगर क्वेश्चन में 225 दिया होता तो हम क्या करते, सिर्फ बीटा का स्क्वायर करते इंटू 225 करते, काम खत्म। अगर हमको सिस्टमैटिक रिस्क मिल गया तो सार भाई साहब मार्कोविच से थोड़ा झगड़ा करके आए थे, वो तो यही कहे थे बस भैया दो भाग कर दीजिए, एक भाग में मत रखिए, क्या समझे। साहब साहब ने मार्कोविच को क्या कहा कि 2 भाग में मत रखिए, सॉरी मैंने 1 भाग में मत रखिए, 2 भाग कर दीजिए, उसको 2 हिस्सा कर दीजिए, टोटल रिस्क का 2 हिस्सा कर दीजिए। तो टोटल रिस्क तो निकलेगा मार्कोविच के फॉर्मूला से ही, क्या समझे, टोटल रिस्क मार्कोविच का फॉर्मूला इसके निकलता है, और इसी का जब 2 हिस्सा करते हैं तो सार भाई साहब का फॉर्मूला आ जाता है। तो सार भाई साहब इसका कर दिए, एक हिस्सा सिस्टमैटिक रिस्क को दे दिए और एक हिस्सा आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गया। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने का एक और तरीका है, अगर हमको हर सिक्योरिटी का अनसिस्टमैटिक रिस्क दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो वेट का स्क्वायर इनटू अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर। और कहा कि क्वेश्चन उस तरह से नहीं है तो अभी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हम लोग यहीं पे रहेंगे, ठीक है। वो जब आगे आएगा उस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग फिर उसको देखेंगे। समझ में आ गया। तो आज आपने बहुत सारा चीज सीखा होगा, और उन सारे चीजों को याद कैसे रखोगे, लिख के, ध्यान रखना। कोवेरियंस का एक नया फॉर्मूला सीखा, अगर 2 सिक्योरिटी के बीच कोवेरियंस निकालना हो, मैं हमेशा कहता हूं इस पे कहीं मत जाओ, ये XY लिखो, 1 2 लिखो, 3 4 लिखो, 5 6 लिखो, NM लिखो, ZY लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो लिखो, बस जब मार्केट के साथ हो तो बस ये M होगा लास्ट में, ठीक है, सिंपली याद रखने के पर्पस के लिए।
तो इस केस में हमने सीखा सर बीटा ऑफ ए, बीटा ऑफ बी इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। हमने सर बीटा का भी एक नया फॉर्मूला सीखा, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। और ये डिराइव कहाँ से हुआ सर? ये डिराइव तो इसी से हुआ है, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, जहां हमने कोवेरियंस का फॉर्मूला एक और था सर, हमको याद है कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था एक और, वो क्या था? कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट इंटू डिविएशन ए इंटू डिविएशन एम बाई वेरिएंस ऑफ मार्केट। सर स्क्वायर इससे कट गया तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया था बीटा का। क्या समझे? और कुछ? तो आज हमने ये सब चीजें सीखी। तो कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, कुछ देर रुका जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लेट जाता है, जैसे मैंने अभी बोला, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, तो आपके पास वो 1 मिनट बाद जाएगा। ठीक है। चलिए तो रखा जाए।